नमस्कार दोस्तों। श्री बालाजी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 1 जून 2020। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला आर्टिकल है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश के बारे में। देखो, ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के जलीय क्षेत्र में कोई विशेष जलीय प्रजाति जीवित खोजी गई है, और यह कारनामा किया है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने। उन्होंने मन्नार की खाड़ी में सेतुकरई के तट पर एक दुर्लभ मछली बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश खोजी है। और इस फिश के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। इस फिश का वैज्ञानिक नाम स्कोपनोसिप्स निग्लेक्टा है। यह छिपकर रहने वाली एक दुर्लभ प्रजाति की मछली है। इसके जहरीले कांटे होते हैं। इसकी रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिस विष होता है, इसलिए इसे स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है। बैंड टेल बहुत ही शातिर होती है। शिकार से बचने के लिए अपने रंग बदलती रहती है। एक संक्षिप्त जानकारी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1947 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसे प्रारंभ में कृषि मंत्रालय के अधीन रखा गया था, लेकिन 1967 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कर दिया गया था। अब आइए इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, अभी हाल में खोजी गई बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने केरल तट पर खोजा। ऐसा पहली बार है जब भारतीय जल क्षेत्र में कोई विशेष जलीय प्रजाति जीवित खोजी गई है। तीसरा कथन, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश के रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिस विष होता है। ऑप्शन देखते हैं। देखो, इसी स्टेटमेंट विचार कर लें कि पहला स्टेटमेंट है, इसे सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने के शोधकर्ताओं ने केरल तट पर खोजा। इसमें 2 पार्ट है। इसे सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ, इसके रिसर्चर्स ने तो खोजा है बैंड टेल को, लेकिन केरल के तट पर नहीं। सेतुकरई के तट पर पाया गया। सेतुकरई का तट तमिलनाडु में है। देखो, सेतुकरई को लेकर ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम ने लंका तक जाने के लिए सेतुकरई के पुल का निर्माण किया था। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। दूसरा, ऐसा पहली बार है जब भारतीय जल क्षेत्र में कोई विशेष जलीय प्रजाति जीवित खोजी गई, ये सही है। तीसरा, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश के रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिस विष होता है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन में देखें तो पहला जिस ऑप्शन के साथ पहला है तो वो गलत। ए गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब बी और सी पर विचार करें तो केवल 3 नहीं है, तो बी ऑप्शन है 2 और 3। अगला आर्टिकल है मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। जानते हैं क्यों चर्चा में रहा। हाल में भारतीय पूर्वी नौसेना कमान INS कलिंग में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई। इस मिसाइल पार्क का उद्देश्य INS कलिंगा के स्थापना से लेकर आज तक इसके मिसाइल के इतिहास से लोगों को परिचित कराना। INS कलिंगा की स्थापना 1981 में हुई थी। यह पार्क कलिंगा की सेवा में लगे अधिकारियों, नाविक और अन्य सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया गया है। इस मिसाइल पार्क का प्रमुख आकर्षण इसमें रखी एंटीशिप मिसाइल है, जिसे पानी के नीचे से प्रक्षेपित किया जाता था। इसका नाम P-70 एमेटिस्ट है। इस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ के संबंध में एक विशेष बात यह है कि यह पार्क सोलर प्लांट पर काम करेगा। इसके लिए INS कलिंग में 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट भी लगाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सौर मिशन का हिस्सा है। यह सोलर प्लांट 2022 तक भारत को 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में शुरू किया गया था। यह मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज प्रमुख 8 घटकों में से एक है। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में शुरू किया गया था। यह नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज प्रमुख 8 घटकों में से एक है।
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में शुरू की गई थी। इस राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 मूल मिशन हैं। पहला, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा, नेशनल वाटर मिशन। पांचवा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। छठवां, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। सातवां, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आठवां, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सीधे सीधे जो वन लाइनर क्वेश्चन या स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब शुरू किया गया और उसके 8 घटक कौन कौन से हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसको आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप इसका प्रयोग करते रहेंगे। दूसरा, नेशनल सोलर मिशन वो कब शुरू किया गया और उसके थोड़े से डेवलपमेंट को आगे आप देख लीजिएगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के प्रमुख 8 घटक ये हैं, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। INS कलिंगा के बारे में। INS कलिंगा जो है पूर्वी कमान को रिपोर्ट करता है। यह विशाखापट्टनम में इस्टेब्लिश है। यह 1985 में कमीशन किया गया था। INS कलिंगा जो है पूर्वी बेड़े के जो जहाज़ हैं उनको उनके लिए मिसाइल तैयार करना, उनका भंडारण करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी INS कलिंगा के ऊपर है। अगला आर्टिकल माई लाइफ माई योगा से है। आइए इस पर पहले एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न, माई लाइफ माई योगा इनमें से किसकी पहल है? ए, आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। बी, आयुष मंत्रालय और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। सी, केवल आयुष मंत्रालय। इसका आंसर जानने के लिए आइए आर्टिकल पर चलते हैं। माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को 31 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉन्च किया था। इस प्रतियोगिता में करना क्या है? पहला, अपने 3 मिनट के योगा अभ्यास के वीडियो को अपलोड करना होगा इस संदेश के साथ कि यौगिक प्रथाओं का उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। आपको बताते चलें 2014 में भारत ने UN में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा। तब से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, 1 लाख के, द्वितीय पुरस्कार 50,000 का तथा तृतीय पुरस्कार 25,000 का। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय संस्कृति अनुसंधान परिषद की संयुक्त पहल है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे भी जान लें। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 5 पैथियाँ आती हैं। पहला आयुर्वेद, दूसरा योग और प्राकृतिक चिकित्सा, तीसरा यूनानी, चौथा सिद्ध और 5वां होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय के इस समय राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नायक हैं। एक बार स्लाइड में देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। मोंटेनेग्रो सीमा साझा करता है। पहला अल्बानिया, दूसरा सर्बिया, तीसरा क्रोएशिया, चौथा बोस्निया, 5वां मैसेडोनिया। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। ए 1, 2 और 3, बी 2, 3, 4 और 5, सी 1, 2, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न के आंसर पर आए इससे पहले हम थोड़ा आर्टिकल देख लेते हैं। मोंटेनेग्रो यूरोप का पहला ऐसा देश है जिसने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है।
बाल्कान पेनिनसुला तट के दक्षिण में तथा यूरोप के दक्षिण पूर्व में है। मॉन्टेनेग्रो की जियोग्राफिकल लोकेशन को समझने के लिए बेहतर होगा कि हम बाल्कान पेनिनसुला की लोकेशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें। बाल्कान पेनिनसुला की कोई एक डिफिनीशन या मीनिंग नहीं है। जियोपॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेरियस डिफिनीशन और मीनिंग है। लोकेशन वाइज बाल्कान पेनिनसुला यूरोप के साउथ ईस्ट में पड़ता है। अगर आप बाल्कान का मैप देखें तो आपको भारत के नक्शे के साथ कुछ याद दिलाएगा। जैसे भारत 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है, इसी प्रकार से बाल्कान पेनिनसुला आप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ देख रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट में एड्रियाटिक सागर, नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक सी है, तो साउथ वेस्ट में इनोनियन सी है तथा उसके साउथ में एजियन सागर, साउथ में आप देख रहे हैं एजियन सी है। ईस्ट में टर्किश स्ट्रेट है। अब देखते हैं मॉन्टेनेग्रो को। मॉन्टेनेग्रो के उत्तर पश्चिम में बोस्निया हर्जेगोविना है, उत्तर पूर्व में सर्बिया, पूर्व में कोसोवो, दक्षिण पूर्व में अल्बानिया, दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सी तथा पश्चिम में क्रोएशिया है। अब प्रश्न पर चलते हैं। तो आप देखेंगे अभी तक हमने जो लोकेशन ट्रेस की उसमें मैसेडोनिया को छोड़कर सभी अल्बानिया है, अल्बानिया दक्षिण पूर्व में है, सर्बिया मोंटेनेग्रो के उत्तर पूर्व में है, क्रोएशिया पश्चिम में है, बोस्निया हर्जेगोविना उत्तर पश्चिम में है। अब से इस आर्टिकल को देख लेते हैं। मोंटेनेग्रो की राजधानी पॉडगोरिका है। स्कूटरी झील मोंटेनेग्रो की सबसे बड़ी झील है। यह मोंटेनेग्रो की ही सबसे बड़ी झील नहीं है, यह बाल्कान क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। मोंटेनेग्रो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की प्रक्रिया में है। मोंटेनेग्रो के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यू का जल ग्रहण क्षेत्र मोंटेनेग्रो में पड़ता है। देखो, मोंटेनेग्रो में डेन्यू का वाटर कैच एरिया पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि डेन्यू मोंटेनेग्रो से होकर बहती है। डेन्यू के बारे में अगर आप देखिए तो डेन्यू जो है यूरोप की वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी विश्व में सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद डेन्यू है जो 10 देशों से होकर गुजरती है। डेन्यू जिन 10 देशों से होकर गुजरती है वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन। इसमें मोंटेनेग्रो नहीं है। तो फिर यहाँ पर कैसे डेन्यू का वाटर कैच एरिया है? तो देखिए, यह इस मैप में आप देख रहे हैं जो स्काई ब्लू से है, ये डेन्यू का पाथ है, और डार्क ब्लू से जो देख रहे हैं वो ट्रिब्यूटरी है डेन्यू की। तो उसके ट्रिब्यूटरी के जो वाटर कैच एरिया है वो मोंटेनेग्रो में है। इसलिए अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए कि डेन्यू का वाटर कैच एरिया मोंटेनेग्रो में है, वो कथन तो सही है, लेकिन डेन्यू मोंटेनेग्रो से होकर बहती है तो वो कथन गलत हो जाएगा। एक थोड़ी सी जानकारी अगर डेन्यू के बारे में ले लीजिए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग पूरा हो जाता है। इसका ओरिजिनेट जो होती है, उद्गम है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। इसका प्रवाह है पूरब की ओर और ये ब्लैक सी में मिल जाती है। जर्मनी से यहाँ स्टार्ट होती है, 10 देशों से गुजरती हुई यह ब्लैक सी में मिल जाती है और उसका फ्लो किधर है? ईस्ट की तरफ है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यह आर्टिकल टोडा जनजाति, टोडा ट्राइब से रिलेटेड है। टोडा द्रविड़ जाति समूह से बिलोंग करते हैं। ये तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में रहते हैं। इनके चर्चा में आने का कारण क्या है? कोविड-19 की लड़ाई में अपना सकारात्मक योगदान देने के कारण ये चर्चा में आया है। किस प्रकार से? टोडा जनजाति अपनी पारंपरिक कढ़ाई कौशल के लिए विश्व विख्यात है। अपने इसे
हुनर का उपयोग करते हुए टोडा जनजाति की महिलाओं ने कोरोना वॉरियर्स के लिए हजारों की संख्या में मास्क का प्रोडक्शन किया। टोडा भाषा में कढ़ाई को पोहर कहा जाता है तथा पुट्टकुली टोडा कढ़ाई द्वारा तैयार की गई विशिष्ट शाल है। पुट्टकुली जो एक विशेष शाल है उसे विशेष अवसरों पर पहना जाता है, जैसे शादी विवाह, मंदिरों में जाने के लिए, उत्सवों में और अंत में कफन के रूप में भी पुट्टकुली का उपयोग किया जाता है। टोडा कढ़ाई एक विशेष प्रकार से की जाती है। सफ़ेद सूखे रूखे कपड़े पर लाल एवं काले एवं कभी कभी नीले धागों का प्रयोग कर ज्यामिति डिजाइन बनाई जाती है। टोडा कढ़ाई के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि इस कढ़ाई को जीआई टैग प्राप्त है। देखो, इसी प्रकार से जीआई टैग की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको तो आदमी लर्न नहीं कर सकता है, लेकिन चर्चा में इसी तरह से चीज़ें आती हैं तो हमें फोकस करना होता है और एग्ज़ाम में आता है तो हम आसानी से उसे कैच कर लेते हैं। एक शॉर्ट नोट टोडा के बारे में ले लेते हैं। आज टोडा की संख्या भारत में बहुत कम रह गई है। टोडा को पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीजीटीज़ में शामिल किया जाता है, अर्थात ये विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह हैं। इस जनजाति कैटेगरी का सृजन 1960 में डेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। डेबर आयोग के अनुसार पीवीजीटीएस के क्या मानक हैं? पहला, ऐसी अनुसूचित जनजाति जिनके विकास दर में असमानता हो, समूह में कोई विशेष आदिम कृषि प्रणाली का प्रचलन हो, शिकार और खाद्य संग्रहण का अभ्यास हो, जनसंख्या वृद्धि शून्य या नकारात्मक हो, अन्य जनजाति समूह की तुलना में साक्षरता दर अत्यंत निम्न हो। इस समय भारत में 1000 से कम आबादी वाले पीवीटीजीएस में तमिलनाडु की 2 जनजाति आती है, टोडा और कोटा। कोटा या कोट। उत्तर प्रदेश में पीवीजीटीएस के मानक के आधार पर एक जनजाति है, वो है राजी। टोडा बस्तियों को मुंड कहा जाता है। मुंड में 3 से 7 घर होते हैं। डागलस टोडा झोपड़ियों को कहा जाता है। ये डागलस बांस से निर्मित होती हैं और इनका शेप अंडाकार होता है। पशुपालन टोडा अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। डेयरी उनका प्रथम उद्योग है। टोडाओं में बहुपत्नी प्रथा का कभी प्रचलन था, यह कहें भातृत्व बहुपत्नी प्रथा, अर्थात टोडा महिलाएं परिवार के सभी भाइयों से विवाह करती हैं। इस प्रथा को उसी तरह से छोड़ दिया गया है जैसे कन्या भ्रूण हत्या को। टोडा जनजाति पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। इनका पर्यावरण संरक्षण का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा है। टोडा भूमि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। आइए एक बार इसकी से सभी स्लाइडों को देख लेते हैं। प्रश्न है, किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की? ए. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, बी. वित्त मंत्रालय, सी. गृह मंत्रालय, डी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उत्तर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। चैंपियंस पोर्टल एक प्रौद्योगिकी पहल है। यह एमएसएमई को सशक्त, सक्षम, प्रशासनिक रूप से बाधा रहित बनाने की है, जिससे कि एमएसएमई अपनी गुणवत्ता की बदौलत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सके। इस प्रकार चैंपियंस एक आईटी प्रौद्योगिकी बेस्ड प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई की सभी जानकारियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज किस राज्य में स्थित है? ए. कर्नाटका, बी. महाराष्ट्र, सी. तेलंगाना, डी. आंध्र प्रदेश। उत्तर है ए. कर्नाटका। कॉन्टेक्स्ट क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेंगलोर में स्थित
राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया। यह भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है। आइए शुरू से देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया। पहला, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। दूसरा, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। तीसरा, माई लाइफ माई योगा। चौथा, मोंटेनिग्रो। पांचवा, टोडा जनजाति। छठवां, चैंपियंस पोर्टल। और राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। आई होप कि यह डिस्कशन आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।